A very good morning, dear students. Welcome back in the BBVN online classes. In class 12th Commerce subject Business Studies, we were discussing about the scientific techniques given by F.W. Taylor. In our last video, we have discussed about functional foremanship, standardization and simplification, मैथड स्टडी एंड मोशन स्टडी. एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं. फंक्शनल फॉर्मेनशिप में अपन ने कहा था कि भैया यहाँ पर फंक्शनल फॉर्मेनशिप में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दो डिविजन्स में बांटा गया, प्लानिंग डिवीजन और फंक्शनल डिवीजन. प्लानिंग डिवीजन में 4 एक्सपर्ट और फंक्शनल डिवीजन में भी 4 एक्सपर्ट्स. उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो दोबारा रिवाइज किया होगा. यानी कि यहाँ पर फंक्शनल फॉर्मेनशिप में ये कहा गया कि अ वर्कर विल गेट ऑर्डर फ्रॉम 8 एक्सपर्ट्स, यानी कि 8 एक्सपर्ट्स से वो ऑर्डर रिसीव करेगा. तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप यानी कि साइंटिफिक टेक्निक जो है वो हेनरी फेयोल के यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्ट्राडिक्शन भी है, उल्टा भी कहती है. क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड तो ये कहता था कि 1 पर्सन शुड गेट ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड कहता था कि 1 पर्सन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम 1 बॉस, यानी कि वहां पर एक आदमी को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना होता था. ये बात तो हेनरी फेयोल कहते थे जनरल मैनेजमेंट में. लेकिन यहाँ पर F.W. टेलर ने क्या कह दिया कि 1 एम्प्लॉय या 1 वर्कर शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम 8 स्पेशलिस्ट, यानी कि 8 मैनेजर्स हैं जो कि उसे गाइड करेंगे. अब यहाँ पर उनका कहने का लॉजिक अलग था. उन्होंने कहा कि भैया हर एक आदमी हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो क्यों ना हर एक्सपर्ट को बिठा दिया जाए और वो अपने कंसर्निंग एरिया के रिगार्डिंग वर्कर को गाइड करे. ठीक है. और दूसरा जो अपना स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने जिक्र किया था कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, यानी कि अप टू स्टैंडर्ड होना चाहिए. एक्सपेक्ट जो की जाती है वही प्रोडक्ट आपको मिलना भी चाहिए. और साथ साथ में सिंप्लीफिकेशन, अननेसेसरी जो ब्रांड्स हैं आपके पास में जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, मार्केट में अगर नहीं होंगे तब भी उस पर आपके ब्रांडिंग पर कोई फर्क नहीं आना, तो ऐसे ब्रांड्स को बंद कर दिया जाए ना. ये चीज़ कहलाती है सिंप्लीफिकेशन. उसके बाद तीसरा आया था आपके पास में मेथड स्टडी. मेथड स्टडी का मतलब था कि अपन कहते हैं कि देयर आर अ नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म अ सिंगल जॉब. तो आपने एनालिसिस किया कि विच वे इज मोर सुटेबल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द जॉब, यानी कि आपके काम को करने के लिए सबसे सही उचित तरीका कौन सा है, उसका एनालिसिस करना ही मेथड स्टडी है. मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में अपन कहते हैं कि जनरली मोशन में अपन कैमरास या स्टॉप वॉचेस काम में ले सकते हैं. यहाँ पर अपन कहते हैं कि वी नीड टू हिंडर, वी नीड टू प्रोटेस्ट द अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड वर्कर्स, यानी कि सामान का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और वर्कर्स का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, अगर वो अननेसेसरी है, अननेसेसरी मूवमेंट है, तो उसे कम किया जाए जिससे कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके. यहाँ तक का टॉपिक अपन अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे. उसके आगे की जो टेक्निक्स हैं वो अपन अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं. टाइम स्टडी. टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी जॉब को करने में स्टैंडर्ड समय कितना लगना चाहिए. तो स्टैंडर्ड समय आपने निर्धारित किया कैसे, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके. तो पास्ट परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके जॉब के लिए स्टैंडर्ड टाइम सेट करना टाइम स्टडी. अब अपन कहेंगे कि इसके बेसिस पर करेंगे क्या साहब, इसके बेसिस पर हो सकता है कि अपन अवार्ड पॉलिसी बना लें, या अपन कहते हैं कि इंसेंटिव पॉलिसी बना लें, या फिर लेबर कॉस्ट कंप्यूट कर लें, या फिर मुझे वर्कर्स कितने चाहिएंगे. इन सब का अंदाजा अपन लगा सकते हैं कि भाई काम को कितने समय में पूरा करना है. काम को अगर कम समय पूरा करना है, वर्कर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे. काम लंबे समय तक चलेगा, वर्कर कम लगाएंगे. ठीक है. इंसेंटिव पॉलिसी, जो समय दिया गया उस समय में अगर वो काम कर लेते हैं वर्कर्स, तो इसका मतलब दे आर इफेक्टिव. अगर इफेक्टिव है तो अवार्ड भी मिलना चाहिए, इंसेंटिव भी मिलना चाहिए. इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेम की जा सकती है. तो टाइम स्टडी क्या करेगा, प्रोडक्ट के आपके ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोसेस के लिए या जॉब के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है, उसके कंप्लीशन का जो स्टैंडर्ड टाइम है, उसे कंप्यूट करने में आपकी मदद करेगा. अगला आता है फैटिग. फैटिग का मतलब होता है इंटरवल्स या ब्रेक. अपन कहते हैं कि भाई अगर किसी काम को अपन लगातार करते हैं तो अपन नहीं कर पाएंगे, अपन थक जाएंगे, है ना. तो उस कंडीशन में अगर अपन थक जाएंगे देन वी नीड ब्रेक्स और इंटरवल्स फॉर रीगेनिंग आवर स्टैमिना. अपनी स्टैमिना को रीगेन करने के लिए, अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए, अपनी एनर्जी को रीस्टार्ट करने के लिए, रीबूस्ट करने के लिए हमें ब्रेक्स चाहिए, इंटरवल चाहिए. तो वो ब्रेक्स कितने होने चाहिए, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो और उनकी टाइमिंग कितनी हो. जैसे आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल 8 आवर्स की मान लेते हैं, तो 8 आवर्स में क्या आपकी रेगुलर क्लासेस आती हैं?
अगर रेगुलर क्लासेस आएंगी देन वुड यू बी एबल टू टेक ईच एंड एवरी क्लास अटेंटिवली? नहीं, थक जाएंगे आप। जब थक जाएंगे तो स्कूल वाले क्या करते हैं, बीच में ब्रेक्स देते हैं आपको। वो ब्रेक्स इसीलिए दिए जाते हैं जिससे कि आप और आपके टीचर्स दोनों, ठीक है, तो दोनों को ब्रेक मिल जाए। दोनों को ब्रेक मिलेगा तो ब्रेक में क्या करेंगे, उस प्रेशर को रिलीज करेंगे, वापस थोड़ा फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर के अपनी स्टेमिना को रीगेन करेंगे और दोबारा उसी जोश खरोश के साथ में टीचर पढ़ाने लग जाएंगे। बच्चे हालांकि पढ़ते नहीं है, लेकिन अपन कहें कि पर्पस यही होता है कि भाई बच्चे पढ़ लें, यानी कि जिनको वाकई पढ़ना होता है दे आर एबल टू डू स्टडी वेल, है ना। ये चीज कहलाती है फैटिक। फैटिक का मतलब इंटरवल्स है, ब्रेक्स है। दिमाग में ये चीज याद रखिएगा, जब जब फैटिक आए तब तब इंटरवल्स की बात होती है, ब्रेक्स की बात होती है, ठीक है। अगला आता है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। हम कहते हैं कि भैया जब भी अपन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत कॉमन सा वर्ड है कि भाई वर्कर्स जो हैं उन्हें हमेशा एक तराजू में नहीं देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं उसकी दो कैटेगरीज बना दी जाती है, एक इफेक्टिव एक इनइफेक्टिव, ठीक है। अब इफेक्टिव जो वर्कर है, एफिशिएंट जो वर्कर है, वो अगर आपने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया तो वो धीरे धीरे इनएफिशिएंट वर्कर्स की तरफ अपने आप को, अगर इनएफिशिएंट वर्कर्स को भी अगर आप उसी एफिशिएंट वर्कर के बराबर तोलते हैं तो उस कंडीशन में इनएफिशिएंट वर्कर की तरह ही वो एफिशिएंट वर्कर हो जाना है। यानी कि मान लीजिए एक वर्कर है राम, एक वर्कर है श्याम। राम बहुत अच्छा काम करता है, श्याम अच्छा काम नहीं करता, यानी कि श्याम आराम करता है। तो श्याम अगर आराम करता है और राम बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी अगर ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बराबर पैसा देता है, दोनों की बराबर वैल्यू होती है, तो उस कंडीशन में थोड़े दिनों बाद में श्याम काम करे ना करे राम भी काम करना बंद कर देगा, है ना। तो यहाँ पर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में आपको सेग्रीगेशन डिवीजन करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या किया जाए भैया, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, जो एफिशिएंट वर्कर है ही शुड गेट मोर देन इनएफिशिएंट वर्कर्स, यही चीज कहलाती है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। द सिस्टम लिंक्स वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी को वेज के साथ में लिंक करना ही क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम है। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश्ड एंड टू पीस रेट्स आर यूज्ड, हायर फॉर दोज who achieve up to and more than standard output, that is efficient workers, and lower for inefficient and slow workers. Thus efficient workers will be rewarded and inefficient will be motivated to improve their performance, है ना। जैसे स्कूल के अंदर बच्चे काम करके लाते हैं, टाइम पर जो बच्चा काम कर रहा था, अच्छी अच्छी राइटिंग में करके लाता है, टीचर क्या करते हैं, गुड लिख करके देते हैं, आउटस्टैंडिंग लिख करके देते हैं वो रिवॉर्ड इंसेंटिव है, यानी कि आप भेजें मुझे काम करने के बाद में। और दूसरी चीज, जो कहने के बाद में भी बार बार नहीं करते हैं उनको डांट खानी पड़ती है, पर आप जैसों का असर भी नहीं होता, है ना। तो काम करके भेजे मुझे जिससे कि मैं वो चेक कर सकूं। अब आप खुद डिसाइड करिए आप एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है। अब एग्जांपल दे रखा है, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, भी स्टैंडर्ड टास्क इज 10 यूनिट्स, यानी कि 10 यूनिट स्टैंडर्ड टास्क है। रेट्स दे रखी हैं 50 पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स और मोर एंड 40 पर यूनिट्स फॉर प्रोड्यूसिंग लेस देन 10 यूनिट्स, यानी कि अगर आप 10 यूनिट या उससे ज़्यादा बनाते हैं तो 50 पर यूनिट से पे किया जाएगा। लेकिन अगर आपने 40 यूनिट आपने से 10 यूनिट से कम बनाई हैं तो आपका जो पेमेंट दिया जाएगा वो 40 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखता है ए प्रोड्यूसर्स 11 यूनिट्स, उसने 11 यूनिट बनाई, तो 11 यूनिट बनाई तो वो 10 से ज़्यादा है ना, यानी कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो इससे हाई वेज रेट देना चाहिए। तो 11 इंटू 50 50 के हिसाब से दे दें, यानी कि 550 ले गया। अब बी अगर 9 यूनिट बनाता है तो उस कंडीशन में बी इनएफिशिएंट है, बी को कम से कम 10 यूनिट्स बनानी चाहिए थी। अब अगर 10 यूनिट बनाता तो 50 के हिसाब से पेमेंट करते, लेकिन जैसे ही उसने 9 यूनिट बनाई इसका मतलब इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट रेट है 40, है ना। तो 40 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ही विल गेट ₹360 ओनली। अब देखा जाए तो दोनों के बीच में यूनिट्स का डिफरेंस तो 2 यूनिट का डिफरेंस है, एक ने 11 बनाई है, एक ने 9 बनाई है, लेकिन एक को मिला 550, एक को मिला 360, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 190 का डिफरेंस आ गया। यानी कि वो ये सोचेगा भी कि अगर 2 यूनिट और बना लेता तो लगभग 200 रुपये ज़्यादा मिल जाते। तो ये जो 200 रुपये का डिफरेंस है यही डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कंपैरिजन पढ़ते हैं अपन फेयोल और टेलर का। तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ रिसर्च। देखो नेचर की जब भी बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि भाई हेनरी फेयोल जो थे इन्होंने
जो थियरी ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, यानी कि जनरल मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। किसको एक्सप्लेन किया है? जनरल मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। तो आप नेचर में ये लिख सकते हैं कि जनरल इन नेचर। क्या लिख सकते हैं? जनरल इन नेचर। और यहाँ पर टेलर में आप लिख सकते हैं ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइंटिफिक इन नेचर। अब एक बात समझिएगा, जो जनरल है वो सामान्य स्थितियों में लागू होगा, लेकिन जो साइंटिफिक है वो तो केवल स्टैंडर्डाइज कंडीशन में लागू होगा, यानी कि वो उसमें तो रिगिडिटी होगी, जबकि फ्यूल का जो कंसेप्ट होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। अब अगला पॉइंट आता है अपने पास में, सेकंड पॉइंट आता है कंसर्न। तो भैया देखिए, मैनेजमेंट की जब बात की गई थी, हेनरी फ्यूल ने जब बात की थी, जनरल मैनेजमेंट की जब बात की थी, तो इन्होंने मैनेजमेंट एफिशिएंसी के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? मैनेजमेंट एफिशिएंसी के बारे में। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर तो अपन ने कहा कि भैया इंजीनियर थे, है ना। जब इंजीनियर थे तो इन्होंने तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बात की ना, तो ये कहा भैया उत्पादन ज़्यादा कैसे हो सकता है मिनिमम कॉस्ट पर, यानी कि ये बात करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर। कौन? एफ.डब्ल्यू. टेलर। किसकी बात करेंगे? ऑपरेशनल लेवल की बात करेंगे, प्रोडक्शन लेवल की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हेनरी फ्यूल किसकी बात करेगा? मैनेजमेंट लेवल की बात करेगा, यानी कि चीज़ों को अरेंज कैसे किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल्स, जब मैनेजमेंट की बात करते हैं हेनरी फ्यूल तो टॉप लेवल की बात करेगा। हेनरी फ्यूल किसकी बात करेगा? टॉप लेवल की। लेकिन अगर बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की, तो अपन ने कहा ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल तो लो लेवल होता है। ऑपरेशनल लेवल कौन सा होता है? लो लेवल या सुपरवाइजरी लेवल होता है ना। तो यानी कि टेलर बात करेंगे सुपरवाइजरी लेवल की या लो लेवल की, लेकिन फ्यूल बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। फोकस, अगला पॉइंट आता है फोकस। किस पर फोकस किया जाए? फ्यूल जो फोकस करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है? एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर फोकस करेगा हेनरी फ्यूल, ठीक है। लेकिन टेलर किस पर फोकस करेगा? अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पर फोकस करेगा। ही विल फोकस या ही इज फोकस्ड ऑन द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन आउटपुट, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, यानी कि आपके पास में यूनिट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क करने के लिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या बताया था? यानी कि अगर अपन बहुत सारे काम करते हैं जिस वजह से अपनी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उत्पादन, अपनी क्षमता कम हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि भाई अननेसेसरी जो टास्क है उनको छोड़ो ना, मत करो उनको, और जो नेसेसरी टास्क है, कोर एक्टिविटीज, आप उन्हीं पर फोकस करें, जिससे आपकी काम करने की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सिंप्लीफिकेशन के रिगार्डिंग और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट दिया वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया है? वो हेनरी फ्यूल ने दिया है। पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो फ्यूल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। मेजर कंट्रीब्यूशन, अगर मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो भैया हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं आपको, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट दिए। लेकिन अगर एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करते हैं तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के अपन ने प्रिंसिपल्स पढ़े थे। अपन कहते हैं कि भी हमारे पास में अपन ने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को 4 लिखने हैं। वो 4 के नाम मैं दोबारा याद दिला दूं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड था, दूसरा साइन नॉट अ रूल ऑफ थंब, देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट आपने क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये 4 प्रिंसिपल आपको लिखने हैं। 5वां भी लिखाया था आपको, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, इसकी जरूरत नहीं है। 4 प्रिंसिपल्स अपने को वहां लिखने होंगे कि भैया there we have principles of scientific management as well as टेक्निक्स अपन ने अपने पिछले वीडियो और इस वीडियो में कवर की है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कंट्रीब्यूशन है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। अगला आता है ह्यूमन एलिमेंट। तो ह्यूमन एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो अपन यहाँ कहते हैं कि भाई जो हेनरी फ्यूल हैं वो क्या कहते हैं कि भाई he gave a due emphasis to human element, suggesting principles like equality, initiative, fair remuneration, etc. यानी कि आपने यहाँ पर ह्यूमन को रिसोर्स माना है और उसे ड्यू केयर देने की बात की है। लेकिन अगर बात की जाए एफ.डब्ल्यू. टेलर की तो उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया ह्यूमन पर, ह्यूमन रिसोर्स को कंसीडर नहीं किया। उन्होंने तो कहा भैया प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, कैसे भी बढ़े। किस पर फोकस करना है अपने को? तो ह्यूमन के बारे में नहीं सोचना, वेदर इज गेटिंग एडिक्वेट और नॉट। उन्होंने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि भैया आप तो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम कर दो, अगर अच्छा काम करता है तो अच्छा पेमेंट दो, बुरा काम करता है तो पेमेंट काट लो,
है ना। तो ही इग्नोर्ड द ह्यूमन एलिमेंट एंड एम्फसाइज्ड मोर ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इन्होंने तो फोकस एक ही चीज पर किया, खाली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए बाई हुक एंड क्रुक। अगला आता है रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जनरल मैनेजमेंट है तो जनरल कंडीशन में अप्लाई होगा, तो उसमें लेस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें लेस रिगिडिटी है, मोर फ्लेक्सिबल है, यानी कि इजीली हर जगह पर अप्लाई हो सकता है, हर जगह पर एप्लीकेबल होगा। इनमें ज़्यादा परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन साइंटिफिक टेक्निक्स तो केवल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अप्लाई होते हैं, इसका मतलब दे आर रिगिड। ठीक है, वहां पर रिजिडनेस है, रिगिडिटी ज़्यादा है किसमें, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में या साइंटिफिक टेक्निक्स को स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जनरल मैनेजमेंट जनरल कंडीशंस में भी अप्लाई हो सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो जो चीज जनरल है, जो चीज हर जगह पर इजीली अप्लाई हो सकती है, इसका मतलब ही हैज इक्वल इंपॉर्टेंस in each area whether profit making organization or non profit making organization। यानी कि चाहे बात करें अपन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पर हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी, यानी कि अपने लाइफस्टाइल में भी अगर देखा जाए तो अपन हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स को बार बार काम में लेते रहते हैं। लेकिन साइंटिफिक टेक्निक्स हमारे काम नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बने हैं। किसके लिए बने हैं? मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उन इंडस्ट्रीज के लिए बने हैं। यानी कि वहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस चाहिए अपने, उन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट आता है आपके पास में यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था? वन पर्सन वन बॉस। इसका मतलब क्या था? वन पर्सन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, सो दैट there will be not any kind of confusion that whose order will be executed first, किसका काम पहले करूं, उस तरह का कोई भी डायलेमा ना हो। इस वजह से यूनिटी ऑफ कमांड को अडॉप्ट किया हेनरी फेयोल ने। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर तो फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में बोल गए। फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं भैया, एक आदमी को एक ही बंदा ऑर्डर नहीं दे। क्यों? क्योंकि एक बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जब एक बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि भैया 8 एक्सपर्ट्स होंगे और एक वर्कर को 8 मैनेजर्स ऑर्डर देंगे। ये अपन ने पढ़ा है फंक्शनल फॉरमैनशिप में। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है अपने पास में कॉन्ट्राडिक्शन जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास में हमारा ये चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है, कंप्लीट होता है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिकॉल दिस चैप्टर once again, write down the notes and you will have to send your queries through WhatsApp. Thank you. Have a good day.